अब बात आएगी कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सल्फर हमारा है ये किस समूह में रखा है, कौन से पीरियड में रखा है, तो जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके ग्रुप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये इसका जो समूह होगा, कौन सा समूह हो जाएगा, ये 6 समूह का एलिमेंट हो जाएगा। ओके। अब बात अगर हम आपसे ये पूछें कि जो सल्फर है किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। 4 ब्लॉक में आवर्त सारणी आपकी विभाजित है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों, अब हमें अगर ये कंफर्म करना हो कि ये जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक आपने देखा कितना है, 16 है। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाहों के अनुसार इसमें लिखेंगे एसपीडीएम में, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p कितना हो जाएगा, 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 12 4 16। आप देखिए ये जो हमारा सल्फर होगा, सल्फर किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सल्फर जो होगा किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, किस ब्लॉक का तत्व है, तो आप बताएंगे कि जो सल्फर होगा वो पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है। दूसरी बात जो है, अब आपको और भी बताना होगा कि जो सल्फर होता है, इस सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है। तो आप देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आपने देखे थे 6 है, तो इसकी संयोजकता 6 तो होगी नहीं। तो एक आपका नियम है अष्टक का नियम। कौन सा नियम है, अष्टक का नियम। जब इलेक्ट्रॉन 5 से एबव होते हैं तो अष्टक के नियम के अनुसार यहाँ पर जो अष्टक का नियम होता है वो हमारा होता है n-8। यहाँ पर हो जाएगा 6 - 8। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। तो 6 - 8 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2। तो आप जो बैलेंसी को कभी माइनस और प्लस में इंडिकेट किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये भी हम आपको बात बता चुके हैं। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। सल्फर की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, सल्फर की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब दूसरी एक बात और आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि कभी भी किसी भी की संयोजकता को हम ना माइनस साइन लगाते हैं ना प्लस साइन लगाते हैं, उसको हम प्लस माइनस में इंडिकेट प्रदर्शित नहीं करते। अब अगर आपसे देखिए जो सल्फर हमारा होता है, सल्फर कैसा है, सल्फर जो है ये सल्फर आपका आधात है। कैसा है, आधात है। ये नॉन मेटल है। कैसा है, नॉन मेटल है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। सल्फर जो होता है, ये देखिए सल्फर जो है थोड़ा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। सक्रिय होने के कारण सल्फर जो होता है हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, वो चाहे सल्फेट के फॉर्म में मिले, चाहे सल्फाइड के फॉर्म में मिले, किसी भी फॉर्म में मिलेगा, बट ये आपका मिलेगा संयुक्त फॉर्म में। तो सल्फर हमेशा किस अवस्था में मिलेगा, संयुक्त अवस्था में मिलेगा। संयुक्त अवस्था में मिलने का एक ही कारण होता है कि सल्फर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके देखिएगा, जो भी इसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था मैंने आप लोगों को लगभग पूरा बता दिया। अब हम ये भी बता दें कि जो सल्फर है, उस दिन हमने आप लोगों को डिस्कस बताया था, एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये सोडियम लिखा हो, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन लिखा हो, ये H2 लिखा है, यहाँ पर जैसे आपका O3 लिखा है, ये यहाँ पर P4 लिखा है, यहाँ पर आपका S8 लिखा है।
अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोडियम होता है ये कितने एटॉमिक है, सोडियम आपका कितना एटॉमिक है, तो हम इसको आपको यही बोलेंगे कि सोडियम जो हमारा है वो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, तो ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ये कैसा है, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ये आपका कैसा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर आपसे ओजोन पूछी जाए जो O3 है, अगर ओजोन आपसे पूछी जाए तो आपसे क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। कैसा है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फास्फोरस होता है ये कैसा होता है, ये आपका टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। अगर आपसे सल्फर पूछा जाए कि सल्फर कैसा होता है, तो ये आपका कैसा होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। कैसा होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। आप देखिए इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक ही एटम होगा, सोडियम का एक एटम होगा, बट अगर हमारा जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनेगा तो हाइड्रोजन का मतलब होता है यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइंड होंगे। सेम इसी तरीके से ये जो हमारा ओजोन है, ओजोन बनने में ऑक्सीजन के कितने एटम कंबाइंड होंगे, 3 एटम कंबाइंड होंगे, इसीलिए इसको ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और सेम इसी तरीके से जो फास्फोरस है ये हमारा जो टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब फास्फोरस का जब मॉलिक्यूल्स बनता है तो एक मॉलिक्यूल्स में फास्फोरस के कितने 4 एटम कंबाइंड होते हैं। कितने एटम कंबाइंड होते हैं, 4 एटम कंबाइंड होते हैं। और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है सल्फर है, तो सल्फर का जो होते हैं उसमें कितने 8 एटम कंबाइंड होते हैं। कितने कंबाइंड होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आपका हो जाएगा 8। मतलब सल्फर के 8 एटम, मतलब सल्फर के 8 एटम एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं। और वही हमारा क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। सल्फर का क्या होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक सल्फर में अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में सल्फर के कितने एटम कंबाइंड होते हैं, तो 8 एटम कंबाइंड होते हैं। कितने होते हैं, 8। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यार बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सल्फर होती है जो एक्टिव होती है, सल्फर जो हमारी एक्टिव होती है, मैंने बताया कि ये फ्री स्टेट में नहीं होगी। तो एक्टिव और सक्रिय होने के कारण ये हमेशा क्या होती है, संयुक्त अवस्था में ही पाई जाती है। तो पहला पॉइंट जो है कि गंधक जो सल्फर होती है उसी को गंधक कहते हैं। गंधक या जो सल्फर हमारी होती है मुख्यतः कैसी अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। सल्फर या गंधक हमेशा किस अवस्था में पाई जाएगी, तो आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। संयुक्त अवस्था में सल्फर निम्नलिखित रूपों में मिलता है। जो सल्फर संयुक्त फॉर्म में पाया जाता है, तो सल्फर संयुक्त जो फॉर्म उसके होते हैं किस किस फॉर्म में होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये सल्फाइड फॉर्म में होता है। अब वो सल्फाइड में आपका जैसे यहाँ पर आपका जिंक सल्फाइड है, ये आपका क्या है, लेड सल्फाइड है, ये आपका क्या है, कॉपर आयरन सल्फाइड है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो जिंक ब्लेंड होता है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnS होता है। जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnS होता है। कभी आप लोगों से क्या पूछ लिया जाएगा कि गैलेना का फार्मूला क्या होता है, गैलेना। तो गैलेना अगर आपसे पूछा जाए कि गैलेना का क्या फार्मूला होता है, जो हमारा लेड सल्फाइड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं। अगर आप लोगों से प्यारे बच्चों ये पूछा जाए कि ताम्रमाछिक का फार्मूला क्या होता है,
तो ताम्रमाछी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सल्फर है सल्फाइड फॉर्म में कैसे मिली, तो आपने देखा कि जिंक के साथ भी अटैच है, आपकी लेड के साथ भी अटैच है, आपकी किसके साथ अटैच है, आपकी कॉपर आयरन के साथ भी अटैच है। तो यहाँ पर जो हमारी सल्फर है, सल्फर को आप देखिए यहाँ पर सल्फर ना पूछा जाए, आपसे यही पूछ लिया जाए कि गैलेना का क्या फार्मूला होता है या जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है। तो जिंक ब्लेंड का जब फार्मूला होता है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपके पॉइंट्स है, यहाँ से आपके पॉइंट से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से आपका पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि गैलेना का फार्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ताम्रमाछी का फार्मूला क्या होता है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये जो हमारी सल्फर होती है, ये जो गंधक हमारी होती है, अभी तो हमने आपको बताया था कि सल्फाइड फॉर्म में होती है, लेकिन सल्फाइड फॉर्म के अलावा भी ये जो सल्फर होती है ये सल्फेट फॉर्म में भी होती है, सल्फेट फॉर्म में भी मिलती है। तो सल्फेट फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म में मिलती है, देखिए सबसे पहले ये आपका जिप्सम है, ये आपका क्या है, जिप्सम है, CaSO4 2H2O। अब देखिए जिप्सम का फार्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सल्फर हमारी सल्फेट फॉर्म में क्या है, संयुक्त है। अगर हम इसका नाम बताना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहाँ पर सल्फेट फॉर्म में है। दूसरा आपका बोराइड्स। अब जो बोराइड्स जो होता है, इसका जो फार्मूला, बेरियम जो सल्फेट होता है उसको बोराइड्स भी कहते हैं, जो बेरियम सल्फेट होता है उसको बोराइड्स भी कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा है एप्सम। एप्सम का फार्मूला आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एप्सम का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए एप्सम में भी हमारा क्या है, जो सल्फेट जो सल्फर है वो सल्फेट फॉर्म में वहाँ पर संयुक्त है। तो मोस्टली आप लोगों से यह प्रश्न डिस्कस किया जाता है कि यहाँ ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे यहाँ पर कभी कभी केवल जिप्सम का फार्मूला पूछा जाता है, ये जिप्सम का फार्मूला पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। तो CaSO4 जो हाफ CaSO4.2H2O जो होता है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट और दूसरा ये आपका यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, बट यहाँ पर क्या क्रिस्टलाइन वाटर यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कितने वाटर जुड़े हैं, इसमें आपके 7 वाटर जुड़े हैं, उसमें आपके क्या होते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े। इसी तरीके से एक ये भी फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये आपका किसका होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो देखिए यहाँ पर भी सल्फर हमारे सल्फेट फॉर्म में संयुक्त है। तो आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि जो सल्फर है, अभी हमने सल्फाइड फॉर्म में देखी थी, अब आप किस में देख रहे हैं, सल्फेट फॉर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो सल्फर है किस फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में संयुक्त है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है कि जो सल्फर है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में, जो ज्वालामुखी होती है उससे जो गैसें निकलती हैं, तो उनसे जो गैसें निकलती हैं, गैसों ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में मिलती है। जब ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, उस हाइड्रोजन, आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसको हम H2S कहते हैं। अब देखिए जब H2S है तो ये जो हमारा यहाँ पर देखिए एक तो हाइड्रोजन है और एक आपका सल्फर है, तो ये आपका सल्फर भी इसमें मिला होता है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है उसमें जो सल्फर होती है वो भी संयुक्त रहती है। तो जो ज्वालामुखी से कुछ गैसें निकलती हैं, उन गैसों में जब जो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है तो उसमें भी हमारी क्या होती है, सल्फर में पाई जाती है। और वो कैसे फॉर्म में, आप देख पा रहे होंगे कि सल्फाइड फॉर्म में पाई जा रही है। आप देखिए इसके अलावा आप देखिए जो सल्फर होता है
सल्फर आपका अंडे में मिलता है। सल्फर आपका किसमें मिलता है? अंडे में मिलता है। अंडे प्रोटीन में भी मिलता है। प्याज में भी ये सल्फर आपका पाया जाता है। राई जो होती है उसमें भी पाया जाता है। बाल, ऊन तथा आदि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें भी ये क्या होता है? सल्फर जो गंधक होता है वो पाया जाता है। अब देखिए, जो आप देखिएगा कभी कभी आपने देखा होगा कि प्याज को जब काटते हैं तो प्याज को जब काटते हैं तो उसमें थोड़ा आपको झरप टाइप की लगती है। तो ये सल्फर जो होता है थोड़ा वैसे इसकी गंध होती है कि हम इसको क्या नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और इसको क्या है, पहले जो था, आज के बहुत पहले प्राचीन काल से लोग इसको क्या करते थे, यूज करते आए हैं। क्योंकि ये जो सल्फर होती है इसको पहले नैनिया गंधक के नाम से जानते थे। नैनिया गंधक के नाम से जानते थे। और क्या होता है कि ये जो सल्फर होती थी, अगर इस सल्फर को, थोड़ी सी सल्फर को आप क्या करें, आग में डाल दें, तो जब आग में डाल देंगे तो इससे जो उत्पन्न धुआं होगा उससे जो भी कीट होंगे वो सभी के सभी कीटनाशक जीवाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब आग के लिए हार्मफुल नहीं होगी, बट जितने भी कीटनाशक जीवाणु होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे। तो पहले क्या होता था कि घरों को शुद्धिकरण करने के लिए, घरों को शुद्धिकरण करने के लिए क्या करते थे कि एक तसले में या गेट के पास कंडे की आग बनाकर उसमें एक पीला पत्थर जैसा आता था और वो उस नैनिया गंधक को थोड़ा सा उसी में डाल देते थे। तो जो धुआं जब फैलता था पूरे घर में धुआं जाता था, बाहर इधर उधर जाता था, पूरा वातावरण जितना वहाँ का होता था वो क्या हो जाता था, शुद्धिकरण हो जाता। क्योंकि जो भी जीवाणु होते थे, जो भी बैक्टीरिया होते थे, वो सभी के सभी क्या हो जाते, मर जाते थे। तो इसको प्राचीन काल से लोग यूज करते चले आए हैं। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गंधक जो होता है, गंधक का निष्कर्षण मुख्य रूप से 2 प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। आप इसमें से कभी का, अब देखिए गंधक का आपको प्रोसेस विधि नहीं पूछी जाएगी। पूछा क्या जा सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लुइसियाना प्रक्रम है, इस लुइसियाना प्रक्रम से किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो लुइसियाना जो प्रक्रम होता है या जो आपका सिसिली प्रक्रम होता है, इस प्रक्रम के द्वारा सल्फर का क्या होता है, निष्कर्षण किया जाता है। तो जो सल्फर होती है मुख्यतः 2, एक सिसिली प्रक्रम होता है और दूसरा आपका जो क्या है, लुइसियाना प्रक्रम है। इन्हीं 2 प्रक्रम से सल्फर का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सिसिली प्रक्रम के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो सिसिली प्रक्रम के द्वारा आप बताएंगे कि सिसिली प्रक्रम के द्वारा आपका निष्कर्षण जो सल्फर का होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लुइसियाना प्रक्रम है वो किसके द्वारा, उस प्रक्रम के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है, तो लुइसियाना प्रक्रम भी आप जानेंगे कि लुइसियाना प्रक्रम से किसका निष्कर्षण होता है। तो लुइसियाना से जो प्रक्रम होता है उससे मुख्य रूप से जो निष्कर्षण होता है वो निष्कर्षण होता है आपका किसका, सल्फर का निष्कर्षण होता है। तो सल्फर के निष्कर्षण के मुख्य 2 ही प्रोसेस है, 2 ही प्रक्रम है। 2 ही प्रोसेस के द्वारा सल्फर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किया जाता है। एक आपका सिसिली प्रक्रम होता है और दूसरा आपका लुइसियाना प्रक्रम होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आपका सल्फर का प्रक्रम से वैसे अभी तक का ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इनकेस आप अगर क्वेश्चन बनता है तो बस यही बनेगा कि सिसिली प्रक्रम के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है और लुइसियाना प्रक्रम के द्वारा किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो दोनों आपको मालूम चल गए कि चाहे सिसिली प्रक्रम पूछा जाए चाहे लुइसियाना प्रक्रम पूछा जाए, दोनों प्रोसेस से सल्फर का ही निष्कर्षण किया जाता है। अब देखिए, जो गंधक हमारा होता है, गंधक का अण 8 परमाणु, मतलब यहाँ पर गंधक का जो अण होता है सल्फर के, कितने, सल्फर के, यहाँ पर सल्फर के 8 परमाणुओं से क्या होता है, 8 परमाणुओं का बना रिंग होता है। जो हमारा सल्फर का अणु होता है
वो क्या होता है, 8 परमाणुओं से बना रिंग होता है। मतलब जो सल्फर का गंधक का एक जो अणु होता है उसमें सल्फर के 8 परमाणु का बना एक रिंग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर हमारा कैसा है, तो आपको हमने पहले बताया कि सल्फर हमारा कैसा होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल से। सल्फर हमारा ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल से, क्योंकि सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु जो होते हैं एक रिंग के तरीके से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक रिंग के तरीके से बने होते हैं। सल्फर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सल्फर को हम S8 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित किया जाता है, S8 से प्रदर्शित किया जाता है। तो S8 से इसीलिए इसको प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि सल्फर जो हमारा होता है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। सल्फर कैसा होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं गंधक के अप्रूव। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को फास्फोरस के अप्रूव के बारे में डिस्कस किया था, सेम उसी तरीके से हम गंधक के अप्रूव आपको बता रहे हैं। तो गंधक के अप्रूव देखिए, पहला इसका अप्रूव जो होता है विषम लाम्बाक्ष या इसी को अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल या अल्फा गंधक के नाम से पहला इसका अप्रूव जाना जाता है। जो हमारा विषम लाम्बाक्ष या अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल या अल्फा गंधक जो हमारा सल्फर का अप्रूव होता है, उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस। इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस। तथा इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 2.06। कितना होता है, 2.06 होता है। दूसरी बात ये भी आपको बता दें कि ये जो हमारा जो अल्फा जो गंधक होता है, जो अल्फा गंधक जो अपरूप है, ये सल्फर का जो है एक समान ताप पर स्थायी रूप है। समान ताप पर गंधक का जो अपरूप है ये समान ताप पर कैसा स्थायी रूप है। मतलब जो हमारा विषम लाम्बाक्ष या अष्टफलकी या इसी को मैं अल्फा गंधक कहते हैं, ये हमारा सल्फर का प्रथम अपरूप है। और प्रथम अपरूप होने के साथ साथ मैंने बताया कि इसका जो गलनांक जो होता है वो गलनांक कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 112.8 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, अगर इसका अपेक्षिक घनत्व आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.06 होता है। यह गंधक का अपरूप कैसा है, समान ताप पर स्थायी रूप है। कैसा रूप है, स्थायी रूप है, समान ताप। और समान ताप आप लोगों को मालूम है कितना होता है, कितना होता है समान ताप। समान ताप कितना होता है, जो जनरल ताप बोला जाता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, कितना होता है। जल्दी से बताओ बेटा। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और तो स्पीड में भाग रहे भाई आप लोग। थर्टी 37 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस।
37 डिग्री सेल्सियस एक जन बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से जब रूम टेम्परेचर बोला जाता है तो कितना होता है रूम टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य ताप वो ताप होता है जिस ताप पर हमें क्या ना गर्मी एहसास हो रही हो ना ही सर्दी एहसास हो रही, वो हमारा क्या होता है? सामान्य ताप होता है, जनरल टेम्परेचर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारा सल्फर का दूसरा अप्रूफ, सल्फर का दूसरा अप्रूफ है, और सल्फर का दूसरा अप्रूफ है जो हमारा मोनोक्लिनिक, या इसको हम बोलते हैं एकांताक्ष प्रजमी या बीटा गंधक। ये सल्फर का दूसरा अप्रूफ है और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? 119.9 डिग्री सेल्सियस, तथा इसका जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 1.098। कितना होता है? 1.098। तो ये सल्फर का दूसरा अप्रूफ है। ये क्या है? सल्फर का दूसरा अप्रूफ है। तो यहाँ पर अगर आपका सल्फर के अप्रूफ से बनेगा तो बहुत, अगर वीकली क्वेश्चन बनेगा तो इसका गलनांक या अपेक्षिक घनत्व पूछा जाएगा नहीं, बस यहाँ से आपका बनेगा कि सल्फर के कितने अप्रूफ होते हैं, यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारा दूधिया गंधक। ये दूधिया गंधक जो होता है ये भी हमारा सल्फर का एक अप्रूफ है, और गंधक के इस अप्रूफ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गंधक को दूधिया चूने के साथ उबालते हैं, और दूधिया गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है। जो हमारा दूधिया गंधक होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? विलय है, और इस दूधिया गंधक से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। जो हमारा ये दूधिया गंधक जो सल्फर होता है इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। और दूधिया गंधक कैसे बनाया जाता है? तो आपको दूधिया गंधक बताया गया कि इस गंधक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? गंधक को दूधिया चूने के साथ आप बॉयल कर दीजिएगा। गंधक को जब दूधिया चूने के साथ आप बॉयल करेंगे तो ये दूधिया गंधक में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, और दूधिया गंधक में जब परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो दूधिया गंधक होता है ये कार्बन डाइसल्फाइड में कैसा होता है? विलय होता है। कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलय होता है। और ये जो हमारा दूधिया गंधक होता है इसके से कुछ औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, इससे कुछ औषधियाँ भी प्राप्त की जाती हैं। ओके, चलिए अब हम लोग चौथा अप्रूफ देखते हैं। अब देखिए ये हमारा सल्फर का चौथा अप्रूफ है। सल्फर का ये चौथा अप्रूफ है, और सल्फर का चौथा अप्रूफ क्या है? सुगट या गामा गंधक। सुगट या गामा गंधक, या इसी को हम प्लास्टिक और गामा सल्फर कहते हैं। यह जो होता है एक अतिशीतित सुपर कूलेट जो होता है, सुपर कूलेट जो होता है द्रव है। ये हमारा क्या है? ये जो हमारा सल्फर का अप्रूफ जो है, जो गामा सल्फर जो अप्रूफ हमारा सब है वो अतिशीतित या सुपर कूलेट द्रव है। ठीक है। सेकंड ये जो हमारा है यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो पांचवा अप्रूफ देखिएगा, और इनमें से आपके जो अप्रूफ पांचवा अप्रूफ जो है वो देखिएगा कलिल गंधक, कोलाइडल सल्फर। ये आपका सल्फर का लास्ट और पांचवा अप्रूफ है। तो सल्फर के हमने टोटल जो अप्रूफ देखे वो कितने देखे? तो सल्फर के टोटल अप्रूफ मैंने कितने देखे? 5 अप्रूफ देखे। कितने अप्रूफ देखे? 5 अप्रूफ देखे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सल्फर जो होता है, सल्फर का एक कंपाउंड है छोटा सा सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एक कैसी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, दम घोटू गैस है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है
ये एक जहरीली गैस होती है, दम घोटू गैस होती है। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी वहाँ पर क्या होगी, हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसको कैसे बनाया जाता है। आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है कि जब तांबे की छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाएं होती है, जब तांबे के छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। अब देखिए वहाँ पर आपसे सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोजन गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है और आपकी एक इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जो कॉपर होता है ये सक्रिय धातु नहीं है और जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। बट कॉपर हमारी क्या है, लेस सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु है, इसलिए ये जो कॉपर धातु होती है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो जब कॉपर के छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है या जब कॉपर के छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करते हैं तो वहाँ से जो गैस हमारी प्राप्त होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जब तांबे की छीलन पर हम क्या करते हैं, जब तांबे की छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है हमारी, जो सल्फर डाइऑक्साइड, उस सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड तांबे की छीलन पर जब यहाँ पर क्या करते हैं, तांबे की छीलन पर हम क्या करते हैं, तांबे की छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारी गैस जो प्राप्त होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा तांबा है, तो ये तांबे की जब छीलन जो है, इस तांबे की छीलन पर हमने क्या किया, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हो रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कॉपर सल्फेट बनता है, ये वाटर बनता है और यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही। कौन सी गैस रिलीज हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक्सेप्शनल, मतलब बच्चे मोस्टली इसको गलत कर देते हैं और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये आपका एग्जाम इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपसे वहाँ पर ये पूछेगा कि जब तांबे की छीलन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो वहाँ पर आपकी जो गैस प्राप्त होगी वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। कौन सी गैस प्राप्त होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ओके, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वायु से कितने गुना, वायु से 2.2 गुना क्या होती है, भारी होती है। ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये वायु से 2.2 गुना क्या होती है, भारी होती है। वायु से कितना होता है, 2.2 गुना भारी होती है। चलिए देखिए ये पॉइंट आपका लिखा हुआ है, ये पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु से 2.2 गुना क्या होती है, भारी होती है। इस बात को आपको याद रखना है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो वायु से क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड दम घोटू या जहरीली गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है दम घोटू या जहरीली गैस होती है। इससे क्या होते हैं, फेफड़े में सूजन आ जाती है।
लोगों को फेफड़े में क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से जो होती है उससे फेफड़े में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। और दूसरी बात, जो सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के प्रभाव से लोगों में दमा रोग हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के प्रभाव से लोगों में दमा रोग हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस से लोगों में कौन सा रोग हो जाएगा, दमा रोग हो जाएगा। फेफड़ों में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ओके, अब बात आती है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, आपको बताया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जहरीली होती है, इससे फेफड़ों में सूजन तथा दमा रोग हो जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, जो इसका नेचर होता है, वो एसिडिक नेचर की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकृति की होती है, किस नेचर की होती है, तो ये अम्लीय नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। क्यों एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है? एसिडिक कैरेक्टर पाए जाने का कारण ये होता है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, जब वाटर के कांटेक्ट में, हमने आप लोगों को बताया कि ये एसिड रेनफॉल कब होता है, एसिड रेनफॉल तभी होता है जब इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता जब वायुमंडल में बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा जब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो हमारा क्या होता है, एसिड रेनफॉल होता है। जैसे ही बरसात होती है तो ये गैसें जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, ये सभी की सभी गैसें वाटर के कांटेक्ट में आती हैं। और वाटर के कांटेक्ट में होने पर वहाँ पर जो हमारा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड बनते हैं और वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि ये जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो वाटर कांटेक्ट में जैसे ही आएगी तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, H2SO3 बनेगा। ये H2SO3 जो होता है, यही हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। यही हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल होता है। और अगर आपको यहाँ पर H2SO4 लिख दिया जाए तो आप सभी को मालूम होगा कि ये हमारा क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। और जब कंसंट्रेशन, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में ज़्यादा जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसकी कैसी प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्या कराएंगे, प्रश्न कराएंगे। चलिए, पहला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने आप लोगों से लिखा है कि सल्फर की सजगता होती है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 6, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 32। चलिए बताइए कौन सी इसकी सजगता होगी। जल्दी बताओ बेटा, फटाफट। सल्फर की सजगता, हाँ, सभी बच्चों का लगभग आंसर सही आ रहा है। आलोक,
ठीक है, लगभग सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। हाँ, इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसके बाहरी कोश में या संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि जो जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर के अपरूप, सल्फर के अपरूप होते हैं। पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, दूसरा लिखा हुआ 5, तीसरा लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ 7। बताइए सल्फर के कितने अपरूप होते हैं? लगभग सही बच्चे बता रहे हैं। वेरी गुड। विपिन, राज, आलोक, आलोक आप 6 बता रहे हो। चलिए और क्लियर करिए। सल्फर के जो अपरूप होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। सल्फर के अपरूप कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन हम लोगों का है सल्फर के क्वेश्चन जो है हमारा सल्फर सल्फर का परमाणु क्रमांक, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, पहला है 32, दूसरा है 16, तीसरा है 6 और चौथा आपका है 64। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। अमित, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कापर की छीलन पर सांद सल्फ्यूरिक, सांद H2SO4 अम्ल डालकर गर्म करते हैं तो H2 गैस प्राप्त होती है। H2 गैस प्राप्त होती है। दूसरा है यहाँ पर
कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्राप्त होती है। बी है आपका बी, और सी आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में SO2 गैस प्राप्त होती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए। SO2 गैस प्राप्त होती है। वेरी गुड, ठीक है, सभी लोग ध्यान देते हैं इसका मतलब। तो यहाँ पर आपकी SO2 गैस प्राप्त होगी। सभी का आंसर लगभग सही है।